क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों एनसीईआरटी और एससीईआरटी ज्योग्राफी वाली वीडियो में। ठीक है, और आज से हम लोग क्लास 9 का डेली चैप्टर 1 हम लोग कवर करेंगे क्योंकि आपको चैप्टर के अंदर से बहुत सारे प्रश्न आपको बीपीएससी में, आपको बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, और उसका यानी टीआरई 1 2 3 में आपको जो भी प्रश्न आए हुए हैं आपको इस वाले भारत आकार स्थिति वाले टॉपिक से, यहाँ से वो भी प्रश्न हम आपको दिखाएंगे। और आपको लास्ट तक वीडियो इसलिए देखना है कि लास्ट में आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो आपको लास्ट में चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यू होता है वो भी आपको कराएंगे दोनों किताबों का, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति के संबंध में सही कथन चुनिए। क्या है देखिए साथियों कि भारत 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। अगला है पॉइंट कि भारत भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। तीसरा नंबर में देखिए कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग स्टेटमेंट के हिसाब से आप लोग पकड़ लिए होंगे कि इसका ये क्या हो जाएगा सही साथियों। तो आपको ये फर्स्ट नंबर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, और भारत भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है बिल्कुल गलत हो जाएगा। और कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो गुजरती तो है लेकिन कितना, तो आपको 23.5 डिग्री में, तो ये भी आपको सही हो जाएगा। और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वाला प्रश्न आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 4 सही है यानी बी हो जाएगा। और ये एससीईआरटी क्लास 9 का एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएगा ये वाला प्रश्न का आंसर। देखिए कहाँ से बना हुआ था ये प्रश्न तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे आपको लोग क्लास 9 का चैप्टर क्लास 9 का ज्योग्राफी वाले चैप्टर 1 पढ़िएगा, तो उसमें है कि देखिए हाईलाइट किए हुए हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या है, तो भारत। ठीक है, और इसका मुख्य भाग कहाँ है, तो 8 डिग्री उत्तरी उत्तर से 8.4 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तथा 68 डिग्री 7 डिग्री पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो यहाँ से बटा बटोवल यहाँ से आपको प्रश्न आपको बने हुए थे, तो उस हिसाब से आप लोग क्या है प्रश्न, ठीक है, उस हिसाब से क्या होगा, तो बी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से बहुत सारा प्रश्न जो आपको पूछा हुआ है, देखिए बीपीएससी में ये 39वीं प्रीलिम्स में आपको 39वीं जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें प्रीलिम्स से ये प्रश्न पूछा हुआ था। देखिए वही आपको पूछ रहा है, आपको अक्षांशीय देशांशीय विस्तार के बारे में, यानी भारत विस्तृत है और ऑप्शन में दे दिया है, तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि ये तो आपको अभी पढ़े गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा उस हिसाब से। इसलिए ये आपको प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे भी है कि अभी बताएं कि किस रेखांश पर भारत मानक समय अपनाया जाता है, तो सभी को जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट होगा। ये आपको बीपीएससी टीआरई 3 में प्रश्न पूछा हुआ था। और देखिए यहाँ से एक और प्रश्न आया हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये तो अभी आपको मिल जाएगा आगे, परंतु इसकी क्या है, तो परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। और ये भी 39 बीपीएससी प्रीलिम से ये वाले प्रश्न आए हुए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और ये जो प्रश्न बन रहे हैं ना आपको चैप्टर के अंदर से कहाँ से बने हैं वो भी आपको यहाँ पे देखिए लगाए हुए हैं कटिंग एनसीईआरटी और एससीईआरटी का, इसलिए आपको ऐसा ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि आपको कोई नहीं यूट्यूब पे पूरा कराया है ऐसा ऐसा, इसलिए करें कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है कि भारत के लिए देखिए ए और बी और सी, देखिए इसलिए सही है, आप लोग दिखाते हैं कहाँ से बना हुआ है। देखिए यहाँ जब पढ़िएगा ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भारत संघ राज्य के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो कि सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। ये वाला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है। अगला देखिए जो हम प्रश्न बनाता है कहाँ से बनाता है, देखिए यहाँ जो पढ़िएगा ना तो देखिए भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी यही सेम स्टेटमेंट था, एक स्टेटमेंट मिल गया। और दूसरा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफलों का 2.4% है, दूसरा स्टेटमेंट भी मिल गया। तीसरा है कि देखिए यहाँ पे कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर, तीसरा स्टेटमेंट भी मैच खा गया। और आगे देखिए आगे क्या है कि समुद्री तट रेखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितना है तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 यानी 7,516.6 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको तीनों स्टेटमेंट आपको मिल गया, और यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट मिल गया, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 1, 2 और 3 यानी ए और बी सही है, और ऑप्शन में यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है तो आप लोग इसको गलत मत मानिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी और सी यानी डी नहीं होगा। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। और देखिए अगला है, देखिए यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ओडिशा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे BAO 2024 में ये प्रश्न आपको पूछा हुआ था। और देखिए अगला है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ साझा करती है, तो बांग्लादेश के साथ। और कितना करती है, तो कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिए, कितना किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए, और जिसका कमेंट में सही जवाब आएगा उसका अगली वीडियो में मैं नाम भी लूंगा, तो इसलिए आप लोग कमेंट्स में जरूर इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। अगला और देखिए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, उसको क्या नाम से जानते हैं, तो अभी जानते हैं, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा बिंदु। और ये NCERT और SCERT क्लास 9 का दोनों में ही मिल जाएगा आपको, बिहार का बुक और जो आपको CBSE का बुक था दोनों में मिल जाएगा। और बॉक्स वाले सेक्शन में पढ़िएगा क्या आप जानते हैं, तो वहां मिलेगा कि भारतीय संघ का राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, और वहां पे क्या हुआ था कि 2004 में सुनामी आने के कारण जलमग्न हो गया था। और ये भी आपको ईस्वी पूछ लेता है कि कब सुनामी आया था। ठीक है, तो अगला देखिए, और अगला जो 4 नंबर प्रश्न है ना साथियों, ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न आपको NCERT में नहीं मिलेगा, इसीलिए ये वाले प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से भी चैप्टर एकदम फर्स्ट चैप्टर जो है ना, उसमें क्लास 9 का फर्स्ट वाले चैप्टर का पहला ही पेज से ये प्रश्न बन गया है, और आप लोग देखिएगा तो आप लोग को विश्वास होगा, यहाँ से भी प्रश्न आपको बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे है चौथा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। दूसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत में हुआ, ध्यान से पढ़िएगा, भारत में हुआ। और तीसरा है ठीक है, वैशाली बिहार में स्थित विश्व का पहला गणराज्य था। और वैशाली जो आपको विश्व का पहला गणराज्य बना, वो किनके आपको काल में बना, तो उसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, किनके काल में था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, यानी तीनों स्टेटमेंट आपको सही हो जाएगा। और देखिए कहाँ से बना हुआ था, तो जब SCERT पढ़िएगा ना आप लोग, ठीक है, देखिए यहाँ पे है लोकेशन एंड एक्सटेंट यानी स्थिति एवं विस्तार, चैप्टर 1 अध्याय 1 SCERT ही बिहार का। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, और भारत की समृद्ध प्रकृति विविधताओं ने अनेक संस्कृति विविधताओं से अलंकृत किया है, और सिंधु घाटी जैसी सभ्यता ही प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई। और यहाँ है कि बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है, अतः भारत का विश्व के इतिहासों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये भी आपको बिल्कुल बात सही है। और यहाँ से भी प्रश्न बनता है, आपको पूछा हुआ है ये कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिनके नाम पर एक महासागर यानी हिंद महासागर है। ये वाला भी पॉइंट से आपको क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से आपको ये प्रश्न आया हुआ था, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यही क्वेश्चन के पैटर्न को आप लोग ध्यान में रखकर वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, इसलिए क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिहार शिक्षक भर्ती के लिए या कोई भी BPSC एग्जाम के लिए। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम भाग हिंद महासागर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि भारत की स्थिति ने मानसूनी जलवायु को प्रभावित किया है, भारत की स्थिति ने मानसूनी जलवायु को प्रभावित किया है। और तीसरा है कि भारत ध्रुवीय कटिबंधियों में स्थित है। तो आपको क्या हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, भारत ध्रुवीय कटिबंधियों में स्थित नहीं है। ठीक है, और ये NCERT और SCERT दोनों में मिल जाएगा, तो इस हिसाब से क्या होगा, 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है, पढ़िएगा, देखिए कि क्या है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा के नवीनतम वोरलित पर्वत है, और इसके दक्षिण का भूभाग क्या है कि उत्तर में चौड़ा है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। और इसके पश्चिमी क्या है कि अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, और अपने अक्षांशीय और देशांतर का विस्तार लगभग क्या है, तो 30 डिग्री है, पर फिर भी पूर्व पश्चिमियों का विस्तार दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो इसलिए आपको क्या है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक और प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको क्या हुआ कि यहाँ से ये वाला प्रश्न देख रहे हैं, ये आप लोग को पूछा हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती में सेम, कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। ठीक है, तो अभी बताएं कि 82.30 पूर्वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको आंसर। और देखिए यहाँ पे ही है
और यहाँ पे देखिए पढ़िएगा जब एससीईआरटी में तो मिल जाएगा, और एनसीईआरटी में दोनों में है कि भारत का मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 यानी पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के कहाँ से, तो नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग देखिए। अगला देखिए 8 नंबर है कि मुख्य स्थलीय भाग से अलग होकर तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। और ये प्रश्न एससीईआरटी में, बिहार का एससीईआरटी में मिलेगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो अंतरिप हो जाएगा। ठीक है, अंतरिप, द्वीप और अंतर्देशीय भाग तो नहीं होगा, और एक से अधिक भी नहीं होगा, इनमें से एक भी नहीं होगा। तो बी इज द राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे जब पिंक वाला बॉक्स पढ़िएगा, मैं सॉरी बॉक्स वाले में ही ये प्रश्न मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो अंतरिप कहलाता है। ठीक है, अंतरिप कहलाता है। तो इसीलिए ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कि 9 नंबर है कि भारतीय मानक समय यानी ग्रीनविच मानक समय से कितना समय आगे है। ठीक है, तो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से भारत का टाइम कितना आगे है, तो देखिए यहाँ है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है। 4 घंटा, 5 घंटा, 5.5 घंटा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए यहाँ पे कहाँ पे है ये प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बना हुआ था ये प्रश्न, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है कि भारत का मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य जीएमटी में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, और ये 45वीं बीपीएससी प्रीलिम 2001 में पूछा हुआ है। ठीक है, 5 घंटा प्लस, यानी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, यहाँ 5 घंटा प्लस दिया हुआ है, तो प्लस दिया हुआ है तो कितना होगा समझ जाइए, यानी 5 घंटा से ज्यादा होगा। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न आपको यहाँ से पूछे हुए हैं। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर। पूर्वी भाग यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त पश्चिमी भाग यानी कच्छ की तुलना में लगभग कितने घंटे पहले होता है, तो 2 घंटा हो जाएगा इसका आंसर साथियों। 2 घंटा क्यों होगा, तो जब एससीईआरटी पढ़िएगा उसमें दिया हुआ है, देखिए साफ साफ कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटों का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। और ये क्या है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो उस समय कच्छ में क्या होता है, तो अंधेरा रहता है, और वहां 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। कहाँ, तो कच्छ में। और ऐसा क्यों होता है, तो दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको बना हुआ था, तो अभी तक ये पूछा नहीं है लेकिन ये पूछ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कोसी नदी से संबंधित भयंकर बाढ़ कब आई थी। ठीक है, तो कब आई थी, तो आपको 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2008 में। तो देखिए 2007 में तो नहीं आई थी, 2009 में भी नहीं आई थी, तो आपको कब आई थी, 2008 में। तो 18 अगस्त 2008 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एससीईआरटी में ही मिलेगा आप लोग को प्रश्न। ठीक है, एससीईआरटी यानी बिहार का जो एससीईआरटी बुक होता है उसमें है। अगला देखिए 12 नंबर है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इजी प्रश्न है आपको, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो ये स्थित है। और यहाँ पे देखिए अगला है प्रश्न, अगला है केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिनों की अवधि में लगभग कितना अंतर होता है। ठीक है, तो केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिनों में कितना अवधि का अंतर होता है, तो आपको लोग को सबसे मालूम है, तो 45 मिनट इज द राइट आंसर। 30 मिनट और 15 मिनट नहीं होगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपको जब एससीईआरटी पढ़िएगा उसी में आपको मिल जाएगा। देखिए जो हाईलाइट है वही पढ़ते हैं कि केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिनों में 45 मिनट का अंतर है, जबकि क्या है, जबकि लेह जो लद्दाख की क्या है राजधानी है, में यह क्या हो जाता है अंतर, 5 घंटे का पाया जाता है। ठीक है, तो 5 घंटे का पाया जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 45। और देखिए यहाँ पे अभी अभी बताए वो, अभी देखिए लेह लद्दाख में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिनों की अवधि का अंतर लगभग कितना समय है, तो अभी बताएं तो ये हो जाएगा यानी 5 घंटा। ठीक है, 5 घंटा। अगला देखिए, ये सीमावर्ती देशों वाले टॉपिक से है, इसी टॉपिक से कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो मैकमोहन इज द राइट आंसर। और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच स्थित है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। और ये 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में ये प्रश्न आपको पूछा हुआ था, इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। और लास्ट तक जो बना रहेगा वो बहुत फायदा में रहेगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। अगला है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है, तो मैकमोहन रेखा अभी बताएं कि पूछा हुआ है, तो भारत और चीन के बीच।
ठीक है, भारत और चीन के बीच। और देखिए यहाँ पे रेखा से संबंधित जो जो प्रश्न पूछता है और ये एससीईआरटी में मिल जाएगा। देखिए कि यहाँ पे है भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। और मैकमोहन कहाँ है, तो भारत और चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है और इस सीमा रेखा को क्या है, तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये जो भारत का आकार और स्थिति वाले अध्याय वाले प्रश्न में को हम लोग 16वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। और ये एससीईआरटी में ये वाला प्रश्न आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसलिए एससीईआरटी भी जरूरी है। तो देखिए कि सार्क 1985 में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। ठीक है, सार्क जो आपको है 1985 में उसका गठन हुआ था, तो उसमें कौन कौन एशिया के देश हैं, तो आपको भारत, पाकिस्तान, नेपाल, आपको या भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका या मालदीव, अफगानिस्तान। तो आपको ये सारे देश हो जाएंगे, यानी ए, बी और सी। ठीक है, ये एक से अधिक हो जाएगा डी आंसर इसका। और देखिए साथियों ये कहाँ कहाँ से सार्क वाले देश में कौन कौन देश सम्मिलित हैं, तो जब एससीईआरटी पढ़िएगा उसी में आपको मिल जाएगा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कि सार्क जो आपको सार्क के निम्नलिखित सदस्य है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसको ही सार्क कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया। और सार्क के निम्नलिखित सदस्य तो अभी बताए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, यानी 3 3 6 2 8 देश। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे, तो इसीलिए अगला है देखिए कि अगला 17 नंबर है कि किस नहर के खुलने से कब भारत और यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर से कम हो गई, किस नहर की, तो सुएज नहर 1869, सुएज नहर 1867 या सुएज नहर 1868 या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सुएज नहर 1869 इज द राइट आंसर, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा। देखिए साथियों यहाँ ही है कि क्या आप जानते हैं हमें कि सन 1869 में ही सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच स्थित 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई, तो कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला प्रश्न आया हुआ था। अब देखिए लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी का लास्ट वाला जो आपको चैप्टर के अंदर से जो एमसीक्यू होता है, सॉरी चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यू होता है वो भी कराएंगे, क्योंकि यहाँ से भी देखिए कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा ही हो जाएगा। अब ये वाला प्रश्न पूछा हुआ था, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो 68.7 डिग्री ये हो जाएगा सी। और देखिए अगला है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किन देशों को छूती है, तो नेपाल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्रीष्म के अवकाश में यदि आप कावरती जाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो अंडमान और निकोबार हमको स्थित है, पता है कि कावरती वही है। और अगला देखिए कि मात्र मेरे मित्र अगला 5 नंबर है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा क्या है कि भारत के साथ नहीं लगती। ठीक है, तो अब हम लोग भारत के साथ कौन कौन सीमा लगती है, नेपाल की लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, भूटान की भी लगती है, लेकिन तजाकिस्तान की नहीं लगती है। ठीक है, तो 20 तरीके से आपको प्रश्न आपको बन सकते हैं। तो अगला देखिए यहाँ पे है, ये एससीईआरटी वाले प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है, तो 7वां है। और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है, अभी हम लोग पढ़े थे। अगला है कि भारत की मानक मध्य रेखा का मान कितना है, तो 82.30। और अगला है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी डिग्री बड़ी है, और कितनी बड़ी है, तो आधी है, दुगुनी है, तिगुनी है, चौगुनी है, तो लगभग दुगुनी होगी। अगला है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या नाम से जानते हैं, तो मैकमोहन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए कि भारत का डैश वर्ग किलोमीटर जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल होगा 2.4% है, यहाँ बताए ही थे, तो कितना है, तो 32.8। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इज द राइट आंसर। अगला है कि भारत का भूभाग्य डैश उत्तर से डैश उत्तरी अक्षांश और डैश पूर्व देशांतर से पूर्वी देशांतर तक है, तो सभी को जानते हैं 8 डिग्री 8.4 उत्तर से 37.6 और 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक, ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अगला है कि श्रीलंका भारत के मन्नार एवं पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। ठीक है, अगला है कि कोसी नदी को बिहार का डैश कहते हैं, तो शोक इज द राइट आंसर। ठीक है, और जो कहाँ से आपको निकलती है, हिमालय के कौन से, तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताइए। और एक और प्रश्न का हम लोग पूछे थे आपको। ठीक है, तो बांग्लादेश और कितने साझा करती है, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है कितनी किलोमीटर लंबी है जो साझा करती है, आप लोग इसका कमेंट में बताइए। तो आपको साथियों हम चैप्टर 1 का जो एमसीक्यू हो सकता था, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर के अंदर से क्लास 9 का आपको एससीईआरटी, ठीक है,
SCERT और NCERT। उसका हम आपको क्या किए, तो चैप्टर 1 का टोटल MCQ आपको बता दिए। इसके बाद आपको चैप्टर 2 का आएगा और कितना कितना प्रश्न आपको NCERT से आपको बना हुआ है। तो आपको चैप्टर 2 के लिए आपको क्या करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को सबसे पहले ऑन कर दीजिएगा सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ NCERT और SCERT वाले ज्योग्राफी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।